तो लैंटर्न्स के एपिसोड 1 के शॉकिंग एंडिंग के बाद एपिसोड 2 डायरेक्टली उसी मिस्ट्री को कंटिन्यू करता है। मगर इंटरेस्टिंगली शो हमें 2026 में हैल जॉर्डन की डेड बॉडी या उसकी डेथ के अराउंड रिवॉल्व करता हुआ नहीं दिखता। इंस्टेड ये स्टोरी वापस से 2016 में ही चली जाती है, जहां पर हैल जॉर्डन और जॉन स्टुअर्ट की जो इन्वेस्टिगेशन है एक तरह से काफी मिस्टीरियस और काफी बिगर कॉस्मिक कॉन्स्पिरेसी की तरफ जाने वाली है। और इस एपिसोड का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है ये एलियंस क्या है, कौन है और कहां है, मगर दिस टाइम इट्स मोस्टली अबाउट द ट्रस्ट। क्योंकि लैंटर्न्स के 2 एपिसोड्स देखने के बाद ये तो फाइनल हो चुका है गाइस कि यहाँ पर शायद किसी भी एक कैरेक्टर पर कंप्लीट भरोसा तो नहीं किया जा सकता। ना तो हैल भाई जॉन स्टुअर्ट पर पूरा भरोसा करता है और ना ही जॉन स्टुअर्ट हैल जॉर्डन पर। तो एक एक करके एपिसोड नंबर 2 की बात करते हैं गाइस। यहाँ पर हमें क्या कुछ देखने को मिला है, व्हाट ऑल द ईस्टर एग्स वी हैव फाउंड इन हियर, एंड लेट्स जस्ट डाइव इन। इस एपिसोड की शुरुआत हैल जॉर्डन के क्लासिक अनकन्वेंशनल ट्रेनिंग स्टाइल से होती है। जॉन स्टुअर्ट प्रॉपर्ली ग्रीन लैंटर्न्स रिंग यूज करना सीख रहा है, वहीं हैल जॉन को जगाने के लिए बकेट ऑफ वाटर यूज कर रहा है। और इन दोनों के बीच की डिसफंक्शनल केमिस्ट्री हमारे सामने एपिसोड 1 से ही स्टैब्लिश हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्लियरली समझ में आता है कि हैल जॉर्डन का टीचिंग स्टाइल किसी नॉर्मल मेंटर जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हैल जॉन को कंफर्टेबल होने का चांस ही नहीं देता है। उसके लिए ग्रीन लैंटर्न बनना कोई क्लासरूम ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि रियल प्रेशर में इंस्टिंक्ट्स को डेवलप करना ही एक्चुअल रियल ट्रेनिंग होती है। और इस एपिसोड में हम देखते हैं कि हैल जॉन को रिंग देता है और उससे फ्लाई करने को कहता है, और जॉन यहाँ पे ट्राई तो करता है पर वो फ्लाई नहीं कर पाता। हाउएवर जॉन यहाँ पे एक ग्रीन बर्ड को कंस्ट्रक्ट कर देता है, और यहाँ पे हैल इमीडिएटली उस बर्ड को डिस्ट्रॉय करने की बजाय उससे कहता है इस बर्ड को अलाइव रखना। और यहाँ क्लियरली ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि यहाँ पे जॉन को रिंग यूज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, मगर उसकी इमेजिनेशन ऑलरेडी काम कर रही है। जैसा कि हमने एपिसोड 1 में देखा था कि कार क्रैश होते वक्त उसने अपने बबल रैप बनाया था, और अब वो हमारे सामने एक लिविंग ग्रीन बर्ड क्रिएट कर चुका है। यानी जॉन की प्रॉब्लम पावर की कमी नहीं है, सिर्फ कॉन्फिडेंस और कंट्रोल की कमी है। और इसी एक मोमेंट पर हैल जॉर्डन जॉन को एक अगला टास्क दे देता है, जहां पर जॉन को कोस्ट सिटी जाना है और हैल जॉर्डन के घर में घुसकर एक पर्टिकुलर ग्रीन लैंटर्न को वहां से लेकर वापस आना है। क्योंकि अपेरेंटली हैल की जो रिंग है वो भाई बस 4% ही चार्ज है, और ग्रीन लैंटर्न्स की रिंग को चार्ज करने के लिए एक पर्टिकुलर ग्रीन लैंटर्न चाहिए होता है। और यहाँ पर ये चीज सुनते ही नेचुरली जॉन फिर से इरिटेट होने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि हैल कॉन्स्टेंटली उसे बस साइड मिशंस ही करवा रहा है, जिनका मेजर मिस्ट्री या उस मर्डर से शायद कोई भी कनेक्शन है ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर जॉन स्टुअर्ट फुल हार्टेडली डेडिकेटेडली यहाँ पर एक ग्रीन लैंटर्न बनना चाहता है, और वो चाहता है कि उसे कॉस्मिक ट्रेनिंग मिलने लगे। मगर हैल का तरीका कुछ ज्यादा ही डिफरेंट सा है, और इसके पीछे हैल जॉर्डन का रीजनिंग ये है, ये एक्सक्यूज ये है कि अभी शायद जॉन को थोड़े बहुत फंडामेंटल्स और पेशेंस सीखने की बहुत जरूरत है। लेकिन जॉन का मानना है कि हैल जॉर्डन उसे क्लियरली मेन मिशन से थोड़ा सा साइडलाइन करके रखना चाहता है। फिर यहाँ पर इवेंचुअली जॉन स्टुअर्ट कोस्ट सिटी पहुंच जाता है, और वहां पर हम हैल का एक बड़ा सा मैंशन देख सकते हैं, जहां पर एक डायलॉग में जॉन पूछता भी है कि भाई ग्रीन लैंटर्न्स को आखिर पैसे कितने मिलते हैं। और इस छोटे से एक सीक्वेंस में हमें हैल की पूरी लाइफस्टाइल का एक और ग्लिम्स मिल जाता है, जहां देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी ट्रेडिशनल सुपर हीरो हेडक्वार्टर्स में नहीं रहता। उसके घर को अगर डिस्क्राइब करना हो तो वो एक लार्जर देन लाइफ बैचलर पैड जैसा लगता है, और उसके सराउंडिंग में एक प्लांट भी है लाइक अ पॉइजन आइवी, जिसे भाई जॉन प्यार से अर्ल बुलाता है। और इवेंचुअली यहाँ पर जॉन स्टुअर्ट को वो लैंटर्न मिल जाती है, और उसके साथ साथ वो कहीं ना कहीं हैल जॉर्डन की वार्डरोब में भी झांकता है, जहां पर उसे कई सारे ग्रीन लैंटर्न सूट्स मिलते हैं। और इस एक सीक्वेंस में ज्यादा कोई डायलॉग तो नहीं है, बट जिस तरह से वो सूट लेकर जॉन स्टुअर्ट अपने आप को मिरर में देख रहा होता है, वहां पर तुम समझ सकते हो कि वो कितना ज्यादा डेस्परेटली चाहता है एक प्रॉपर ग्रीन लैंटर्न बन जाना। और देखो ऊपर ऊपर से तो ये जो मिशन था वो काफी ज्यादा सिंपल लग रहा था, बट भाई लैंटर्न सीरीज में कुछ भी सिंपल हो जाए ये तो पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पर जॉन स्टुअर्ट एक अलग कॉन्स्पिरेसी में थोड़ा बहुत फंसने लग जाता है, जहां पर सबसे पहले तो ये रिवील हो जाता है कि यहाँ पर जो लोग का मर्डर हुआ था इन द फर्स्ट एपिसोड, जहां पर वो फुटबॉल फील्ड में 4 लोग मर गए थे, तो वो लोग नहीं बल्कि 4 एलियंस थे। और एपिसोड 2 में उनसे ही रिलेटेड कुछ एलियंस यहाँ पर हैल जॉर्डन के घर से जॉन को अगवा कर लेते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पर हमें पहले तो ऐसा लगता है ये कोई डीपर कॉन्स्पिरेसी होने वाली है, यहाँ पर भाई ये भी इविल होंगे, यहाँ पर जॉन को काफी सारा सामना करना पड़ेगा एंड ऑल दैट बुलशिट। बट यहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि ये जो एलियंस हैं वो कहीं ना कहीं जॉन को टॉर्चर करते नहीं, बस बताते हैं कि उनके हिसाब से ये जो मर्डर्स हुए हैं, जो भी चीजें चल रही हैं, उसके पीछे काफी सालों पुरानी एलियन स्पीशीज जिम्मेदार है। और वो एलियन स्पीशीज
है मैन हंटर्स। और वो एक डिवाइस के थ्रू यहाँ पर जॉन स्टुअर्ट के मन में या माइंड में एक तरह का रिप्ले चलाते हैं उन सारी चीजों का जो कि मैन हंटर्स ने स्पीशीज के साथ किया है। ऑल द टॉर्चर एंड ऑल दो सफरिंग, जहां पर जॉन को भी ये सब फील होने लगता है। और इसी सीक्वेंस से हमें थोड़ी बहुत बैक स्टोरी मिलती है जहां पर ये पता चलता है कि भाई मैन हंटर्स जो हैं वो शायद ग्रीन लैंटर्न से भी पुरानी स्पीशीज है और वो भाई काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जहां पर भी वो जाते हैं वहां पर एक मैसेकर तो क्रिएट होता ही है। और इन लोगों की सबसे स्पेशल पावर ये है कि वो हर एक स्पीशी की तरह अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं या तो भाई शेप शिफ्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये सारे एलियंस चाहते हैं कि जॉन उनकी हेल्प करे ताकि वो रशवेल जाए और वहां पर मौजूद एक मैन हंटर को हंट करे। और इसी मोमेंट से एपिसोड नंबर 2 ग्रीन लैंटर्न की माइथोलॉजी को एकदम से एक काफी बड़ा स्केल दे देता है। मैन हंटर्स एक्चुअली में सिंथेटिक बीइंग्स थे जो जस्टिस एस्टैब्लिश करने के नाम पर गैलेक्सीज में इन्फिल्ट्रेट करते थे, लेकिन उनका जस्टिस एक्सट्रीमली ब्रूटल था। मैन हंटर्स किसी भी सिविलाइजेशन में परफेक्टली इंटीग्रेट कर सकते थे। वो जिस भी प्लेनेट में जाते वहाँ के स्पीशीज के अपीयरेंस को कॉपी कर लेते थे और फिर धीरे धीरे पूरी पॉपुलेशन को ही एलिमिनेट कर देते थे। यानी कि ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स से पहले मैन हंटर्स ही पूरी गैलेक्सीज के ओरिजिनल आर्टिफिशियल पुलिस फोर्स थे, लेकिन एक ऐसी पुलिस फोर्स जो बाद में जेनोसाइडल बन गई। और जॉन को किडनैप करने वाले एलियंस ही उसको बताते हैं कि मैन हंटर्स ने उनकी पूरी सिविलाइजेशन को बर्बाद करके रख दिया और इसीलिए वो उनके लिए कोई थ्योरेटिकल थ्रेट नहीं है बल्कि पर्सनल ट्रॉमा है। और इवेंचुअली यहाँ पे ये सारे एलियन जॉन स्टुअर्ट के सामने एक काफी शॉकिंग चीज भी बताते हैं कि उनको लगता है कि शायद गार्जियंस ऑफ द यूनिवर्स इन्वॉल्व थे या कहूं हेविली इन्वॉल्व थे एक पर्टिकुलर मैनहंटर को अर्थ पर लाने के लिए। और ये सारी चीजें सुनने के बाद जॉन एक तरह से लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बना लेता है, जहां पर एपिसोड 1 के एक बार सीक्वेंस में हमें एबन सुर के बारे में पता चला था जब भाई जॉन को हैल जॉर्डन अपना एक ओरिजिन टेल बता रहा था। एबन सुर ही वो ग्रीन लैंटर्न था जिसने भाई अपनी रिंग हैल जॉर्डन को दी थी। और अगर ये बात सच है कि गार्जियंस हेल्प कर रहे थे एक मैनहंटर को अर्थ पर पहुंचाने या उसको सरवाइव कराने के लिए, तो ये हाई पॉसिबिलिटी है कि एबन सुर ही उस मैनहंटर को अर्थ पर पहुंचा रहा था, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसका जो क्रैश हुआ है वो भी शायद एक कोइंसिडेंस नहीं था। और अगर एलियंस की बात सही है तो वो मैनहंटर अभी भी रशवेल में है और इस वजह से सिचुएशन एक्सट्रीमली 10 टाइम्स ज्यादा डेंजरस हो जाती है। और जाते जाते यहाँ पर ये एलियंस एक टाइमर भी देकर जाते हैं जॉन को, जहां पर वो कहते हैं कि जॉन के पास उस मैनहंटर को पकड़ने के लिए ढूंढने के लिए सिर्फ 48 आवर्स है और अगर वो ऐसा करने में नाकामयाब रहता है तो ये सारे एलियंस सेल्फ एक्सप्लोड करेंगे पूरे रशवेल में। और यहाँ पर जॉन का एक लॉजिकल क्वेश्चन ये होता है कि अगर इतना ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें करना तो ये एलियंस खुद से ये चीजें क्यों नहीं कर रहे। तो उनका लॉजिक भी सिंपल है जो कि आगे हमें इस एपिसोड में मालूम भी चलता है जब भाई हैल अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है और इवेंचुअली उसे मालूम चलता है विलियम मेकन की एक एलियन टेक्नोलॉजी के बारे में, जहां मेकन ने रशवेल के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करके रखी हुई है जो कि एलियंस को डिटेक्ट कर सकती है। यही वजह है कि ये एलियंस इस टाउन में जाकर ओपनली इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते एंड दैट इज द ओनली रीजन कि वो जॉन स्टुअर्ट पर ट्रस्ट कर रहे हैं कि भाई वो जाए और उनके लिए मैनहंटर को ढूंढ निकाले। और इस पूरी कॉन्वर्सेशन में सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये होती है गाइस, यहाँ पर ये एलियन स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं कि शायद जॉन को हैल जॉर्डन पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर सच में यहाँ पर गार्जियंस ऑफ द यूनिवर्स इन्वॉल्व है तो ये भी हो सकता है कि ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स भी इन्वॉल्व हो एंड इवेंचुअली हैल भी। और वो कहते हैं कि मे बी हैल जॉर्डन को ऑलरेडी पता है कि रशवेल में एक मैनहंटर है और शायद वही उसे प्रोटेक्ट कर रहा। मीनवाइल हैल रशवेल में अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू कर रहा है और ऑब्वियसली उसकी इन्वेस्टिगेशन का तरीका काफी ज्यादा केओटिक है। वो शेरिफ कैरी के साथ ज्यूरिसडिक्शन को लेकर क्लैश करता है क्योंकि हैल टेक्निकली एक कॉस्मिक लॉ का इन्फोर्सर है, लेकिन कैरी के लिए वो सिर्फ एक अनोइंग पर्सन है जो कि हर बार उसकी इन्वेस्टिगेशन में अपनी टांग अड़ाए रहता है। लेकिन यहाँ पे हैल के बिहेवियर के पीछे एक जेन्युइन रीजन है, जहाँ उसके अंदर एक गट फीलिंग है कि इस क्राइम सीन में कुछ अननेचुरल है और इस चीज के पीछे का रीजन जानने के लिए वो मॉर्ग में रखी बॉडीज तक पहुंच जाता है और एक काफी रिस्की और वियर्ड एक्सपेरिमेंट करता है, जहाँ पे वो लिटरली डेड एलियंस बॉडीज को मॉर्ग से निकालता है और अपनी कार में भरता है एंड देन उन्हें फुटबॉल स्टेडियम में ले जाता है। और तभी हमारे सामने ये रिवील होता है कि फुटबॉल स्टेडियम में
जो मेटल डिटेक्टर स्टैब्लिश किए गए थे वो एक्चुअल में एलियन टेक्नोलॉजी है, यानी कि एलियन डिटेक्टर्स। यानी कि विलियम मेकन ने इस पूरे स्टेडियम को एलियन डिटेक्शन सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया था। यहाँ हैल समझ जाता है कि विलियम मेकन क्लियरली किसी सोफिस्टिकेटेड एलियन टेक का ओनर है, और हैल के अकॉर्डिंग ये जो टेक्नोलॉजी है वो अर्थ की टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा आगे है ही, लेकिन जितनी भी अदर टेक्नोलॉजीज उसने गैलेक्सीज में देखी हैं ये शायद उनसे भी कई ज्यादा ऊपर है। और इसीलिए हैल आंसर्स के लिए विलियम मेकन की प्रॉपर्टी तक पहुंच जाता है। वो विलियम से पूछता है कि ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आई और इसका बॉस कौन है, लेकिन हम देख सकते हैं कि विलियम वहाँ पे आंसर देने के मूड में नहीं होता है और उसका एक गार्ड हैल के शोल्डर पे शूट कर देता है। और इसके नेक्स्ट सीक्वेंस में हम देख सकते हैं कि हैल इज इन द हॉस्पिटल और उसके साथ में है शेरिफ कैरी केन। और इस सीक्वेंस में इन दोनों का जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा ग्रो होता हुआ भी नजर आता है, जहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे से अपोलोजाइज करते हैं, क्योंकि एक तरह से ये दोनों ही एक दूसरे के पर्सनल जुरिसडिक्शन में एंटर करने की कोशिश कर ही रहे। ये वैसे तो काफी एक स्मॉल मूवमेंट है, लेकिन फिर भी ये हैल और कैरी के बीच का जो डायनामिक है उसे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे देता है। और यहीं पर हमें कैरी केन की तरफ से एक काफी इंपॉर्टेंट डिटेल भी मिल जाती है, जहां पर वो रिवील करती है कि वो एक्चुअली किस जगह से आई है, और वो जगह है गाइस नन अदर देन गॉथम सिटी। और ऑब्वियसली ये जो नाम है वो भाई कौन नहीं जानता। और उस नाम के साथ साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ा ईस्टर एग ये भी है कि हाउ कैरी केन या स्पेसिफिकली केन फैमिली यहाँ पर गॉथम से कितना डीपली कनेक्टेड हो सकती है, क्योंकि डीसी कॉमिक्स की अगर बात करें गाइस तो वहां पर केन फैमिली भी एक काफी इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर होती है, जो कि कहीं ना कहीं वेन फैमिली से भी कनेक्टेड होती है। और इस केन फैमिली का सबसे प्रोमिनेंट पार्ट होती है केट केन, जो कि आगे चलकर बैटवुमन बनती है। और इसीलिए हमें लगता है यहाँ पर शेरिफ कैरी केन का जो पूरा कनेक्शन है विद गॉथम सिटी वो सिर्फ एक नॉर्मल ईस्टर एग नहीं हो सकता, मगर मे बी यहाँ पर एक लोर है जो कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे डेवलप हो रही है। क्योंकि अब तक तो ये सब जानते हैं कि जो पहला डीसीयू में हमारा इंटरेक्शन होने वाला है विद द रियल गॉथम सिटी ऑफ दिस यूनिवर्स वो शायद क्ले फेस मूवी में होने वाला है। और यहाँ पर ये नाम गॉथम सिटी सुनकर एक काफी इंटरेस्टिंग सी फीलिंग तुम्हारे अंदर तो आ ही जाती है। अब वापस इस एपिसोड की बात करें गाइस तो हैल को इस हॉस्पिटल वाले सीक्वेंस में ही एक और इंटरेस्टिंग डिटेल नोटिस होती है, जहां पर वैसे तो हॉस्पिटल एडवांस इक्विपमेंट से फिल्ड है, मगर हैल यहाँ पर लिटरली अकेला पेशेंट है, जिसका मतलब है कि रशविल में रिसोर्सेज के पीछे का सोर्स भी काफी सस्पिशियस है। जॉन मीनवाइल कोस्ट सिटी से वापस आता है और हैल को इंजर्ड हालत में बैठा देखता है, और जॉन यहाँ पे बताता है कि वो सिर्फ एक लैंटर्न नहीं लाया जो उसने मंगाई थी, बल्कि ग्रीन लैंटर्न सूट भी लेकर आया है। और फिर यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन आ जाता है, जहाँ जॉन एलियन के एनकाउंटर के बारे में सब कुछ सच बता देता है। टेक्निकली एलियंस ने जॉन को हैल से इंफॉर्मेशन हाइड करने को कहा था, लेकिन जॉन डिसाइड करता है कि वो हैल से सीक्रेट नहीं रखेगा, और इस बात से हैल भी सरप्राइजिंगली इम्प्रेस होता है। वो कॉन्स्टेंटली जॉन को पुश करता है, इंसल्ट करता है, टेस्ट करता है, लेकिन जॉन की ऑनेस्टी को रिस्पेक्ट भी करता है। हैल को ये भी रियलाइज होता है कि जॉन अब सिर्फ एक ट्रेनी नहीं रहा, वो अपने डिसीजंस खुद से ले सकता है। लेकिन मैन हंटर की इंफॉर्मेशन हैल के लिए एक सीरियस कंसर्न है। अगर एलियन सच बोल रहे हैं तो ग्रीन लैंटर्न की हिस्ट्री में एक मैसिव सीक्रेट छुपा हुआ है, और अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो जॉन को मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हैल डिसाइड करता है कि वो आंसर्स खुद ढूंढेगा। और इस एपिसोड के फाइनल एक्ट में हैल अपने सूट को पहनता है, और ये एक मोमेंट सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा पावरफुल है। जहाँ एपिसोड 1 में हैल सिर्फ अपने नॉर्मल कपड़ों में था, उसके रिंग का यूज भी काफी ज्यादा लिमिटेड था, और शो उसे इंटेंशनली एक सुपर हीरो से ज्यादा एक टायर्ड वेटरन की तरह दिखा रहा था। लेकिन इस एपिसोड में जब हैल अपना ग्रीन लैंटर्न सूट को पहनता है तब समझ में आता है कि ये वही कॉस्मिक हीरो है जिसके बारे में यंग जॉन ने 1996 में टेलीविजन इंटरव्यू देखा था। यहाँ हम देखते हैं कि रिंग चार्ज होती है, हैल भाई स्पेस के बाहर ही ट्रैवल करता है और इवेंचुअली वो एक तरह के इंटरगैलेक्टिक प्रिजन कॉम्प्लेक्स में पहुंचता है। और देखकर ऐसा लग रहा था कि ये गार्जियंस का ही प्रिजन है, जहां पर शायद कॉस्मिक विलेंस को कैद करके रखा होगा। और यहाँ पर हैल एक स्पेसिफिक प्रिजन के सामने जाकर रुकता है, और अंदर हम जिस पर्सन से मिलते हैं उसे देखकर पूरी ऑडियंस को इंस्टेंटली ये समझ आ जाता है कि भाई एपिसोड नंबर 3 से ये कहानी एक अलग लेवल पर तो जरूर जाने वाली है, क्योंकि वो बंदा होता है नन अदर देन सिनेस्ट्रो, यानी कि ग्रीन लैंटर्न की पूरी मिथ का वन ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल एंड डेंजरस विलेंस। और ऑनेस्टली यहाँ पर देखकर ऐसा लगता है कि सिनेस्ट्रो हैल को देखकर थोड़ा शॉक भी है और कहीं ना कहीं स्ट्रेंजली काफी वार्म भी। ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, क्योंकि हैल जॉर्डन का पहले मेंटर यही था। तो हो सकता है आगे के एपिसोड्स में हम लोग इन दोनों की जो केमिस्ट्री है, इन दोनों की जो हिस्ट्री है, उसके बारे में या उसके कम से कम कुछ ग्लिम्पसेस या हिंट्स जरूर देख पाएंगे। और यहाँ पर हैल
सिनेस्ट्रो से ज्यादा बातचीत नहीं करता, बस डायरेक्टली मैन हंटर्स के बारे में पूछता है। और सच कहूं तो यहाँ पर सिनेस्ट्रो का जो आंसर है वो काफी चिलिंग है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अगर सच में कोई सर्वाइविंग मैनहंटर एग्जिस्ट करता है तो वो हैल जॉर्डन के लिए एक सेकंड बिगेस्ट थ्रेट हो सकता है। और यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि सेकंड बिगेस्ट का मतलब क्या है। और वैसे तो यहाँ पर हैल के एक्सप्रेशन थोड़े कंफ्यूजिंग स्टेज पर जाते हैं, पर वो सवाल नहीं करता। मगर भाई यहाँ पर सिनेस्ट्रो ऑलरेडी एक हिंट दे देता है, जहां पर देखकर ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं जॉन स्टुअर्ट की ही बात कर रहा है। और इसी एक डायरेक्शन में जाते हुए ये एपिसोड नंबर 2 भी एंड हो जाता है। और ये जो भाई सिनेस्ट्रो की फाइनल लाइन है वो इस पूरे एपिसोड को रेट्रोस्पेक्टिवली काफी हद तक सस्पिशियस ही बना देती है। क्या सिनेस्ट्रो यहाँ पर जेन्युइनली हैल को वार्न कर रहा है? क्या जॉन कहीं ना कहीं मैनहंटर से कनेक्टेड है? या तो यहाँ पर सिनेस्ट्रो सिर्फ हैल जॉर्डन के दिमाग के साथ खेलना चाहता है? तो ऑब्वियसली गाइस तुम खुद ही देख रहे हो कि ये एपिसोड नंबर 2 ही हमारे सामने कई सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस लाकर रख देता है, जहां पर सिनेस्ट्रो की ये जो लाइन है वो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टेज पर डालती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद जॉन का कोई बहुत बड़ा कनेक्शन है इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को लेकर। और इस एपिसोड का सबसे इंटरेस्टिंग थीम भी ट्रस्ट है, जहां एलियंस ने जॉन को कहा हैल पे ट्रस्ट ना करने के लिए, लेकिन फिर भी जॉन ने हैल पर ट्रस्ट किया। वहीं कैरी को हैल पे ट्रस्ट नहीं है और हैल को विलियम मेकन पे ट्रस्ट नहीं है। और वहीं विलियम मेकन की बात करें तो वो एलियन से पैरानॉइड है। और अब सिनेस्ट्रो हैल के सामने जॉन को सस्पिशियस बना रहा है, यानी कि यहाँ पे ये कह सकते हैं कि नोबडी ट्रस्ट एनीवन। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये शो अपने सारे कार्ड्स अभी भी रिवील नहीं कर रहा है। और दोनों ही एपिसोड काफी ज्यादा ग्राउंडेड रखे गए हैं, लेकिन मिस्ट्री को क्रिएट करते हैं। तो आई थिंक गाइस यही था हमारे लैंटर्न्स एपिसोड नंबर 2 का पूरा ब्रेकडाउन। अगर हमसे कुछ मिस हो गया हो तो तुम कमेंट्स में बता सकते हो, और ये भी बताना कि ये एपिसोड तुम्हें पर्सनली कैसा लगा। एंड एज ऑलवेज गाइस, अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना। हम मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू अगेन।